ज्योतिष के अनुसार विवाह की परिभाषा क्या होती है? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे श्री नलिन जैन जी के साथ। सबसे पहले कुंडली का विवाह विवेचन प्रारंभ होता है। जैसा आप जानते हैं कि सब प्रथम तो हमें लग्न देखना होता है। लग्न और लग्नेश, चंद्रमा और चंद्रेश। चंद्रेश का अर्थ ये हुआ कि जहाँ पर चंद्रमा स्थित है उसकी राशि का स्वामी। ये तो मुख्य रूप से, लेकिन इसके अलावा शुक्र जहाँ स्थित है पुरुषों के केस में, पुरुषों के संबंध में, और गुरु जहाँ स्थित हैं औरतों के केस में। ये तीन अलग अलग ऐसे ग्रह हैं और उनके जो डिस्पोजिटर हैं, जो उनके विस्थापक हैं, उनकी क्या परिस्थिति है, ये हमें पहले अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि लगन से हमें एक शारीरिक सुख की प्राप्ति होती है, चंद्रमा से हमें मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, और शुक्र जो है उससे हमें वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्रियां। स्त्रियों के केस में गुरु का भी रोल है, क्योंकि वो पुरुष सुख का द्योतक है, इसलिए उसका भी अध्ययन करना आवश्यक है कुंडली में। उसके पश्चात सप्तम भाव। सप्तम भाव में कौन से ग्रह स्थित है, सप्तम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, सप्तमेश की क्या स्थिति है, इसका अध्ययन अवश्य कर लें। और इसके पश्चात जो सबसे मुख्य वर्ग है वह है नमांश। नमांश में जाकर आप नमांश कुंडली का अध्ययन करें। सर्वप्रथम आप ये देखें कि कुंडली का सप्तमेश वो किस नमांश में स्थित है। क्या वो शत्रु नमांश में स्थित है, वो स्व नमांश में स्थित है, वो उच्च नमांश में स्थित है। इसके अलावा वो कौन से नमांश में गया, क्या वो छठे आठवें 12वें में तो नहीं, छठे आठवें नमांश में तो नहीं चला गया। अपने से जो राशि थी जहां पर वो स्थित था उससे छठे आठवें 12वें राशि में तो नहीं चला गया नमांश में। इस प्रकार से आप अध्ययन करें कि किस प्रकार का विवाह व्यक्ति का रहेगा और किस प्रकार का वैवाहिक जीवन रहेगा। तो ऐसे ग्रह हैं जो इसमें बिंब करते हैं विवाह में। सबसे अधिक जो इसमें रोल रहता है वो है शनि का। शनि का अगर मान लीजिए कोई भी दृष्टि है सप्तम भाव पर, सप्तमेश पर, शुक्र पर, और महिलाओं के कुंडली में अगर मान लीजिए गुरु पर। इसके अलावा जब आप नवमांश का अध्ययन करें तो वहां देखें कि शनि का कोई संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश, सप्तमेश मुख्य कुंडली का, राशि कुंडली का, और सप्तमेश नवमांश का, उससे तो नहीं बन रहा। सप्तम में शनि की दृष्टि, शनि की स्थिति, और उसके पश्चात सप्तमेश पर शनि का प्रभाव मुख्य कुंडली में, और उसके पश्चात आप देखेंगे कि शनि का प्रभाव नवमांश कुंडली में। मेरे विचार से सर्वाधिक कुंडलियों में विलंब का कारण शनि ही रहते हैं। मंगल दूसरे ऐसे ग्रह हैं जो विवाह में विलंब करते हैं। अब मंगल आप जैसे अब जानते हैं कि मांगलिक दोष का कारण भी है, परंतु मंगल एक किसी विवाह को, उस संबंध को बार बार तोड़ते हैं। मान लीजिए आप की बात कहीं पर चली और विवाह संबंध के बारे में आगे चली बात, लेकिन उसमें क्या है, एकदम से वो बात रुक गई, उसके अंदर अवरोध पैदा हो गया, या वो बात जो है वो टूट गई। तो ये सारी आप देखेंगे कि मंगल के इफेक्ट है। इसी प्रकार से मंगल का सप्तमेश पर अगर प्रभाव है तो भी आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में मंगल विवाह में अवरोध पैदा करते हैं, उसको तोड़ने में सहायक होते हैं। बात वहां तक नहीं पहुंचती जब तक कि एक्चुअली विवाह संपन्न हो जाए। तो ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जिनकी भूमिका आपको मिलेगी डिले ऑफ मैरिज में। सप्तम भाव देखें, सप्तम भाव में अगर आप देखते हैं कि बहुत से पाप ग्रहों का प्रभाव है। अब ये कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं? सर्वप्रथम इसमें सूर्य की भूमिका आती है। सूर्य एक सेपरेटिस्ट प्लैनेट है, ये व्यक्ति को स्वतंत्र रूप बनाते हैं। उसकी जो प्रकृति है उस स्वतंत्रता के ऊपर होती है। और सबसे अधिक जो एक किसी विवाह में चाहिए वो है कि व्यक्ति को अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपनी जो ईगो है, उसको एक तरफ रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इफ यू वांट ए सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, अपनी ईगो को बाहर घर के दरवाजे पर टांग कर तब अंदर प्रवेश करें।
इसीलिए सूर्य का प्रभाव सप्तम भाव पे, शुक्र के साथ उसका बहुत क्लोज संबंध। ये ऐसा देखा गया है कि मैरिज को या तो डिनाई कर देता है या चलने ही नहीं देता। लेकिन मेरे अनुभव से एक ही मेलेफिक या पाप ग्रह से डिनाइल नहीं होता। इसमें कहीं ना कहीं बहु पापी ग्रहों का जरूर कोई ना कोई रोल आता है। आप देखेंगे कि सूर्य का साथ में शनि का रोल भी उसमें आ रहा है। दूसरे जो प्रधान ग्रह हैं डिनाइल ऑफ मैरिज में, मेरे अनुसार वो शनि है। जैसे आप जानते हैं शनि महाराज की कहानी कि वो अपनी पत्नी से किस प्रकार से उनका विघटन हुआ था और किस प्रकार से उन्होंने श्राप दिया था। तो शनि और सूर्य ये दो ऐसे ग्रह हैं, परंतु इसमें मंगल का रोल भी देखा गया है। बट सर्वाधिक जो रोल है वो सूर्य, शनि और थोड़ा बहुत रोल इसमें मंगल का रहता है। तो इसलिए जहां पर आप ये देखें कि सप्तम भाव इन्हीं सभी पापी ग्रहों से प्रभावित हो, सप्तमेश जो है वो इन पापी ग्रहों से प्रभावित है। किसी किसी कुंडली में अगर वहां पर जो कारक हैं विवाह के, शुक्र हैं, गुरु हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो फिर भी विवाह होगा। चाहे ये प्रभावित हैं, लेकिन विवाह सब सुख ज्यादातर प्राप्त होगा ही व्यक्ति को, कभी न कभी। लेकिन अगर वहां पर जो कारक हैं वो भी असमर्थ हो गए इतना प्रभाव देने में, वो क्षीण पड़ गए, वो नीच के हो गए, तो शायद इस परिस्थिति में, इस एक्यूट कॉम्बिनेशन में चार्ट में पूरा डिनाइल हो जाए। दशा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसमें योगदान है। कई व्यक्तियों की कुंडलियों में दशा काफी उम्र तक विवाह संपन्न नहीं होने देती। विवाह में अवरोध रहते हैं, व्यक्ति की रुचि नहीं होती विवाह में, माता पिता बाधक बन जाते हैं विवाह में। इसके अलावा आप देखेंगे कि उनको व्यक्ति पसंद नहीं आते। आजकल के संदर्भ में आप देखते हैं कि लोग जो होते हैं वर और वधू दोनों मीन में एक बहुत निकालते हैं, क्योंकि उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है। तो अगर दशा निकल जाए और फिर बाद की उम्र में दशा ना प्राप्त हो, तो वो भी डिनाइल में रिजल्ट कर जाता है। इसलिए समय अनुसार व्यक्ति को चेत कर, उसको इस पर बात की कॉग्निसेंस लेकर, इस बात से अवेयर होकर के समय और दशा के अनुसार एक अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट करके दशा के अंदर ही विवाह कर लेना चाहिए। चाहे उसके अनुसार ना हो, उसके अनुरूप उसे ना मिले, परंतु थोड़ा बहुत नहीं, काफी समझौता विवाह में करना पड़ता है। ये एक जो सत्य है आज के संदर्भ में, इसको व्यक्ति जितना जल्दी सीख ले उतना सुखी होगा। जो नई जनरेशन है ये ज्यादातर इसी बात को प्रेफर करते हैं कि इनका प्रेम संबंध के बाद विवाह हो। शायद ऐसा कुछ फैशन चला हुआ है। ये अच्छा भी लगता है कि अपने दोस्तों में और अपने सोशल सर्कल में व्यक्ति कहे कि मैंने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया है। लेकिन आजकल की जनरेशन परिवार की संस्था में उतना बिलीव नहीं करती। हम लोग न्यूक्लियर फैमिली के युग में रह रहे हैं, जहाँ पर माता पिता से व्यक्ति जैसे ही विवाह होता है तो दूर हो जाता है। माता पिता भी बेचारे क्या करें, तो पहली व्यक्ति के लिए, बच्चा लड़का हो तो उसके लिए फ्लैट बना देते हैं, और लड़की को तो जाना ही पड़ता है दूर। तो इस संदर्भ में जो पंचम है, पंचम स्थान का विशेष महत्व है। पंचम और पंचमेश, सप्तम और सप्तमेश, इनका संबंध किसी तरीके से भी बने, अर्थात पंचमेश सप्तम पर दृष्टि करता है और सप्तमेश पंचम पे दृष्टि करता है। इन दोनों में परिवर्तन योग है। इसी प्रकार से आप इसको चंद्र कुंडली में भी देखें और शुक्र कुंडली में भी देखें। उससे आपको ये संबंध प्राप्त होगा, उससे आपको ये तथ्य प्राप्त होगा कि व्यक्ति जो है उसका प्रेम संबंध से विवाह हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और सूचना देना चाहूंगा कि दशा का इसमें अब फिर से बहुत बड़ा योगदान है। अगर इन ग्रहों की दशा अंतरदशा आ जाए या फिर इसमें शुक्र की अंतरदशा आ जाए, शुक्र जो है वो लव रोमांस के कारक है, इसलिए उनकी दशा अंतरदशा आ जाए, मान लीजिए इनमें से नहीं आ रही दोनों की दशाएं, तो भी ये प्रेम संबंध परिपक्व होता है और फिर विवाह में परिवर्तित हो जाता है। कई बार खाली अगर इसमें पार्शल संबंध हो तो व्यक्ति अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति से विवाह कर लेता है, अर्थात सप्तमेश सिर्फ पंचम में जाके बैठ गए, लेकिन पंचमेश का सप्तम से संबंध नहीं बना, तो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेता है जो जान पहचान का हो, अर्थात आपका सहपाठी है,
आपके साथ पढ़ता है या पढ़ती है, आपके साथ कार्यरत है उसी कंपनी में, तो प्रेम संबंध नहीं होता, या आपकी परिवार उसको जानता है, उसके परिवार को, तो प्रेम संबंध नहीं होता, लेकिन जान पहचान होती है उसको। वो भी एक इसका ज्योतिषी योग है जिससे आप ये देख सकते हैं प्रेम संबंध जो है उसका किस प्रकार से हम ये देखें कि अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमें ओवरऑल मैरिज की स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि घर के बाहर जब आपका प्रेम संबंध होता है तो आप दूसरे व्यक्ति में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं, इसलिए उसका ज्योतिषी विचार करना भी अति आवश्यक है। और इसीलिए जो भाव बताए गए क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में, अर्थात प्रथम भाव, दूसरा भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये एक ऐसा संबंध है जो आजीवन रहेगा। यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो सबसे बढ़िया संबंध है इस पूरे संसार और जीवन में, वो माता पिता का रहता है। माता पिता का ही ऐसा संबंध होता है व्यक्ति से जिसके अंदर कोई भी उनका कोई स्वार्थ या किसी प्रकार की आशा नहीं रहती बच्चे से। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट संबंध है वो है आपका विवाह, क्योंकि वैवाहिक जीवन की जो अवधि है वो सबसे अधिक रहती है आपके जीवन में। माता पिता तो जल्दी चले जाते हैं, नहीं जल्दी भी जाते, तो उनसे इतनी अवधि आपकी गुड रिलेशनशिप नहीं रहती, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप जितनी आपकी रहती है अपने वैवाहिक पार्टनर से। तो ये अति आवश्यक है कि जब आप चयन करें तो खाली उसको एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह से नहीं देखें। आजकल की जनरेशन में विशेषकर है, वो कैसा दायित्व निभाएंगे, वैवाहिक दायित्व एक वर या वधू का, एक मेल या पुरुष का, और एक स्त्री या फीमेल का, ये भी बहुत आवश्यक है। तो इस संबंध में भी आपको कुंडली को अच्छे से देखना चाहिए। वो यही लेकर प्रश्न आते हैं कि हमारे ये लड़का या लड़की पसंद करता है और ये कुंडली है, तो क्या ये अच्छी रहेगी नहीं रहेगी। तो उसका पहले विवेचन कर लेना लव मैरिज से बहुत ही सहायक होता है। और यहाँ पर ज्योतिष जो है उसका बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है विवाह में, सफल लव मैरिज। आज भी अगर हम देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्येय है विवाह का, वो है पितृ ऋण का विमोचन। पितृ ऋण अर्थात जिस प्रकार से हमारे माता पिता ने, हमारे जो एल्डर्स हैं, उन्होंने हमारे को बड़ा करके इस समाज को दिया, तो एक दायित्व है, एक ऋण है हमारे ऊपर कि हम भी इस संसार में संतति करें, अपने वंशज लाएं और उनको अच्छे तरह से उनका पालन पोषण करके उनको। आजकल के संदर्भ में शायद जो नई जनरेशन है, क्योंकि मंगल और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जो आकर्षण तय करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके पश्चात जैसे धीरे धीरे थोड़ा टाइम गुजरता है तो फिर इमोशनल सपोर्ट है एक दूसरे को, और सबसे इम्पोर्टेंट जिस पर आकर के ये दूरी टिक जाती है वो है कंपेनियनशिप, बिकॉज विवाह में कंपेनियनशिप होनी बहुत जरूरी। तो मंगल और शुक्र जो हैं वो ऐसे ग्रह हैं जो आकर्षण क्रिएट करते हैं। मंगल को देखना चाहिए स्त्री के चार्ट में, और शुक्र को देखना चाहिए पुरुष के चार्ट में कि वो कितने अट्रैक्टिव रहेंगे अपने पार्टनर की तरफ। कुछ और भी कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन मंगल दोष का प्रभाव डेफिनेटली होता है जीवन में। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड पैदा कर सकता है, ये विघटन भी कर सकता है, और अल्ट में ये पार्थक्य भी कर सकता है, डिवोर्स भी कर सकता है। ये इसका काफ़ी बेस्ड ऑन दी हॉरोस्कोप इसके काफ़ी इफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ मंगलिक दोष बहुत अधिक होता है तो पार्टनर बीमार रहना शुरू कर जाता है, या आप विवाह के पश्चात बीमार रहना शुरू कर लेते हैं। और ये भी हो सकता है कि जहाँ सर्वाधिक एक्यूट हो तो कोई पार्टनर की डेथ हो। सेकेंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड 12 इनका आपस में आप एक तरीके से कंपैरिजन कर लें कि दोनों कुंडलियों में कैसे चल रहे हैं। अब आजकल के संदर्भ में जैसे आप देखेंगे कि सेकेंड भाव जो है वो शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो। सेकेंड भाव है कुटुंब का भाव, अर्थात व्यक्ति अपनी ससुराल से कैसे जुड़ेगा, उसका क्या इम्पोर्टेंस होगा। आजकल तो बच्चे अलग रहते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया है कि ये ससुराल या ससुराल में कोई ना कोई व्यक्ति ही आपस में डिफरेंसेस या कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। तो जैसा भी संदर्भ हो, जैसा भी देश काल पात्र हो, उसके अनुसार आपको देखना होगा। अगर एक मॉडर्न अर्बन लिविंग कपल है विच इज़ गोइंग टू बी इन अ न्यूक्लियर फैमिली,
तो उसके संदर्भ में शायद सेकंड हाउस की मैचिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फोर्थ हाउस की मैचिंग में बड़ी इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि आज के संदर्भ में जब पुरुष और स्त्री दोनों वर्किंग हैं, दोनों ही कार्यरत हैं और दोनों की बड़ी डिमांडिंग जॉब्स हैं, तो घर के अंदर कौन दायित्व निभाएगा और किस प्रकार से वो एक दूसरे के पूरक होंगे, इसके लिए चतुर्थ स्थान का मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपस में वो एक दूसरे के पूरक होंगे तभी घर का भरण पोषण ठीक से होगा। तो चतुर्थ स्थान ऐसा स्थान है जिसको आपको मैचिंग में इंपॉर्टेंस आज के संदर्भ में मेरे अनुसार होनी चाहिए। सप्तम स्थान तो हमेशा सराहना है, लेकिन अष्टम स्थान जो विशेष करके आयु है मैरिज की, जिसको मांगल्य स्थान भी कहते हैं, उसका अध्ययन भी कर लेना जरूरी है। आजकल का युग है जिसमें जो रिलेशनशिप्स हैं वो क्षणभंगुर हैं। बहुत ही किसी छोटे छोटे रीजन पे व्यक्ति एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो उसमें व्यक्ति की क्या एटीट्यूड है मैरिज की तरफ, इसका अध्ययन कर लेना, और इसमें देश काल पात्र का बड़ा इंपॉर्टेंस है। उनकी क्या एटीट्यूड है, सीरियसनेस है विवाह संबंध में, उसका अध्ययन भी आप कर लें और उसी प्रकार से अष्टम भावों का मिलाप करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल जो संबंध, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा समाज जो है वो शारीरिक संबंधों पे अधिक आजकल चल रहा है जब विवाह के संबंध की बात होती है। तो उसमें भी आप द्वादश भाव का अध्ययन कर लें, सप्तम भाव का अध्ययन कर लें। ये जो मैन वुमन रिलेशनशिप है, इसकी लॉन्गेविटी क्या है, कब तक चलने वाला है, ये क्या बहुत शॉर्ट है, और इसमें आपको दशाओं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाए।